इंग्लिश बोलने के लिए बेसिक्स की जानकारी बहुत ज़रूरी है। ऊपर देखिए टाइटल लिखा हुआ है, इन बेसिक्स के बिना इंग्लिश तो नहीं बोल सकते। 100% गारंटीड। बिल्कुल करेक्ट बात है ये, क्योंकि ये बेसिक्स है और बेसिक्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बेसिक्स की नीड बहुत ही ज़रूरत होती है, उसके बिना नहीं बना सकते हम लोग सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है, जिनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में कम से कम 4 वीडियोज़ लेकर आऊँगा, ठीक है। वो इतने ज़बरदस्त हैं कि शायद ही आपने कभी इस तरह से पढ़ा होगा। हालाँकि इनके बारे में तो आप कुछ जानते भी होंगे, लेकिन इसके बाद वाला जो आएगा बहुत ज़बरदस्त होगा। तो ज़बरदस्त पहले क्या होता है, बेस बनना ज़रूरी है। एडवांस लेवल से पहले बेसिक लेवल ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि इन वर्ड्स की अहमियत क्या है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है सेंटेंस मेकिंग में। क्योंकि इंग्लिश चाहे बोलना हो चाहे लिखना हो, ठीक है, इन दोनों के लिए हमको सेंटेंस मेकिंग ज़रूरी है और हर जगह पर सेंटेंस मेकिंग ही सिखाया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक्स वर्ड्स हैं हमारे, जैसे आगे और सामने, है ना। अब आगे और सामने को बहुत बारीकी से समझिएगा कि आगे और सामने कैसे लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पीछे, फिर सभी के आगे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, या मान लीजिए किसी के बगल में, यहाँ पर डेविड मैंने रख दिया नाम, सभी के किसी के बगल में, या उस पार। अब किसके ऊपर उस पार, नदी के उस पार, घर के उस पार, गली के उस पार, या सड़क के उस पार। ऐसे वर्ड्स से आपको रूबरू होना ही पड़ता है। पेड़ के पीछे, अब पेड़ हो गया किसी के पीछे, हो गया कार के पीछे, आदमी के पीछे, घर के पीछे, पेड़ के पीछे, स्कूल के पीछे, बाउंड्री के पीछे, कहीं भी। टेबल के नीचे, तो आप इन वर्ड्स पर मत जाना, केवल इस पर जाना कि किसी चीज़ के नीचे, किसी चीज़ में, किसी चीज़ पर। तो ये एग्जैक्टली लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि बहुत लिमिटेड जो आपने पढ़ाई किया है उसके एडवांस लेवल पर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। देखिए आगे, अब आगे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको यहाँ पर इमेज जो है ना, इस इमेज को समझना बहुत ज़रूरी है कि इमेज जो अपनी ये बनी है, जो मैंने बनाया आपके लिए। देखिए यहाँ पर दो, इस फिगर में दो कैरेक्टर्स हमारे हैं, एक है रिंकी, दूसरी है चिंकी। रिंकी, चिंकी, उसके बाद डेविड और जोसेफ। डेविड और जोसेफ, इन दोनों इमेज से आपको पता लगेगा कि हाँ हम क्या समझाना चाहते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है आगे और सामने, तो उसको समझने से पहले, सेंटेंस समझने से पहले हम यहाँ पर इस फिगर से समझेंगे। देखिए आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर देखिए डेविड है, डेविड के आगे कौन खड़ा हुआ है, जोसेफ। डेविड के आगे जोसेफ खड़ा हुआ है, लेकिन चेहरा कहाँ पर है, देखिए फेस जो है एक डायरेक्शन में है। अगर दो लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और फेस एक डायरेक्शन में है, जैसे मैंने चेहरा इधर कर रखा है, अब मेरे सामने कोई और खड़ा होगा, उसका भी फेस मेरे ही फेस के अपोजिट होना चाहिए। मतलब कि मेरा चेहरा जिस तरफ है, उस सामने खड़े व्यक्ति का चेहरा भी उसी तरफ होना चाहिए। यानी आमने सामने नहीं होना चाहिए कि मेरे सामने उसका फेस हो और मेरे सामने उसका फेस हो, तब आगे नहीं होगा, तब आमने सामने होगा। जैसे यहाँ पर रिंकी और चिंकी है, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिंकी के सामने चिंकी खड़ी है, क्योंकि दोनों का फेस एक दूसरे के सामने है। जब दोनों का फेस एक दूसरे के सामने होगा तो वो इन फ्रंट ऑफ बोला जाएगा, बिफोर बोला जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के सामने है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डेविड और जोसेफ खड़े हैं, लेकिन उनका चेहरा एक दूसरे के सामने नहीं है, बल्कि जोसेफ का चेहरा जिस डायरेक्शन में है, डेविड का चेहरा भी उसी डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि जोसेफ डेविड के आगे खड़ा है। जोसेफ इज स्टैंडिंग इन फ्रंट, जोसेफ इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ डेविड, ऐसा हो जाएगा, अहेड ऑफ डेविड। अहेड ऑफ मतलब आगे, ठीक है। तो जोसेफ इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ डेविड, यानी डेविड के आगे जोसेफ खड़ा हुआ है, ये कह सकते हैं। और रिंकी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ चिंकी, या ऐसा बोल सकते हैं चिंकी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ रिंकी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो जब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं तो हम आमने सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज कर सकते हैं। और ऐसी दशा में जब दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में हो, आमने सामने ना हो, तो हम अहेड ऑफ का यूज करेंगे, यानी आगे का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे जोसेफ इज स्टैंडिंग, जोसेफ खड़ा है, अब किसके आगे खड़ा है, डेविड के, तो जोसेफ इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ डेविड होगा, अहेड ऑफ डेविड, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ या बिफोर का यूज हम कर सकते हैं कि एक दूसरे के सामने खड़े हैं तो बिफोर कर देंगे, या इन फ्रंट ऑफ का यूज कर देंगे। तो आगे के लिए और सामने के लिए अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आगे और पीछे के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब सेंटेंस से सीख लेते हैं। देखिए आगे, किसी के आगे,
जोसेफ इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ डेविड। जोसेफ खड़ा है अहेड ऑफ डेविड, डेविड के आगे खड़ा है। और सामने में चिंकी के जैसे एग्जांपल मैंने दिया, चिंकी इज स्टैंडिंग, चिंकी खड़ी हुई है इन फ्रंट ऑफ रिंकी, रिंकी के सामने, या बिफोर रिंकी, रिंकी के सामने, ये हम कर सकते हैं। अब सबसे पीछे, सबसे पीछे कोई खड़ा है मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डेविड और जोसेफ हैं, यहाँ पर जोसेफ है, उसके ठीक पीछे डेविड है। अब इनके पीछे एक और कोई शख्स खड़ा हो, इनके पीछे कोई शख्स एक और खड़ा हो, तो हम क्या बोलेंगे, मान लो यहाँ पर हमने राम कर दिया, तो राम सबसे पीछे खड़ा है, यानी जोसेफ के पीछे डेविड है, डेविड के पीछे राम है, तो राम सबसे पीछे खड़ा है, तो सबसे पीछे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, बिहाइंड ऑल। बिहाइंड ऑल, सबसे पीछे। रोहन इज बिहाइंड ऑल, रोहन सबसे पीछे है। रोहन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ऑल, रोहन सबसे पीछे खड़ा है। रोहन इज सीटेड बिहाइंड ऑल, रोहन सबसे पीछे बैठा हुआ है। अब बैठा हुए के लिए दो वर्ब आती है, एक सिटिंग और एक सीटेड, SEATED सीटेड, और SITTING सीटिंग। अब सिटिंग और सीटेड में क्या फर्क है, सीटेड का मतलब होता है एक ऑर्डर में बैठा हुआ, अगर कोई है तो एक ऑर्डर में, क्रम में बैठा हुआ, कि मेरे पीछे अंकल है, अंकल के पीछे कोई और है, एक क्रम में कोई बैठा है, तो वहाँ पर सीटेड होगा, सिटिंग नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, सिटिंग कैसे होता है, कहीं पर औचक कोई कहीं पर बैठा हुआ है, बस बता दिया कि हाँ यहाँ पर वो बैठा है, यहाँ पर खड़ा है, तो स्टैंडिंग और सिटिंग का यूज होता है। सीटेड तब यूज होगा जब क्रम से बैठा हुआ हो, कोई एक ऑर्डर में, खास एक ऑर्डर में बैठा हुआ, अरेंजमेंट के माध्यम से कोई बैठा है, तो वहां पर हम लोग सीटेड का यूज करेंगे। ठीक है, माई अंकल इज सीटेड बिहाइंड माई आंट, मेरी आंट के पीछे मेरे अंकल बैठे हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब किसी के बगल में, किसी के बगल में, बगल में कोई भी हो, डेविड मैंने लिखा है, अब डेविड के बगल मान लीजिए मैंने कहा कि वो डेविड के बगल में बैठा हुआ है, तो क्या होगा, ही इज सीटेड, वो बैठा हुआ है नेक्स्ट टू डेविड। नेक्स्ट टू डेविड, चाहे नेक्स्ट टू बोलेंगे आप, या एडजेंट, एडजेंट, ADJACENT, एडजेंट, इसका मतलब ही बगल, और बिसाइड का मतलब ही बगल होता है। तो ही इज सीटेड नेक्स्ट टू डेविड बोल सकते हैं, ही इज सीटेड एडजेंट डेविड बोल सकते हैं, या ही इज सीटेड बिसाइड डेविड बोल सकते हैं। तीनों का मतलब होगा बगल में। तो कोई किसी के बगल में है तो हम इन तीन वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उस पार, उस पार का मतलब कि बीच में कोई चीज है और उस पार कोई चीज है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा डायरेक्शन होता है उसके तीन मैपिंग, उसका जो मैपिंग का पैरामीटर होता है वो तीन तरीके से होता है। देखिए पहला कैसे होता है, मान लीजिए कार में कोई बैठा है, आप कार के सामने खड़े हैं और कार में कोई बैठा है, तो आपको सामने क्या दिखेगा, व्यू मिरर दिखेगा। जो व्यू मिरर होता है ड्राइवर के सामने वाला जो शीशा होता है ना, व्यू मिरर। तो व्यू मिरर क्या हमारा है, या कार क्या है, कार हमारे किसमें है, ठीक है, कार के पीछे कोई बैठा है और कार के सामने आप खड़े हैं, और बीच में क्या है, कार का व्यू मिरर है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड। फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड, बैकग्राउंड। फोरग्राउंड माने आगे वाला हिस्सा, ठीक है, आगे वाला हिस्सा क्या है, सामने क्या है, यानी जो व्यू मिरर है ना, ड्राइवर का जो शीशा लगा होता है आगे, उसके ठीक सामने कोई चीज अगर है, ठीक है, जैसे बोनेट होता है ना गाड़ी का बोनेट, तो क्या है, वो फोरग्राउंड में है। अब यहाँ पर अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये यहाँ पर एक जो हमारा मार्कर है, अब मेरे फोरग्राउंड में मार्कर है, मेरे फोरग्राउंड में मार्कर है, मार्कर के पीछे मान लीजिए कोई चीज़ है, यहाँ पर ये उंगली है, अब ये मिड ग्राउंड में है, और इसके पीछे कैमरा है तो वो बैकग्राउंड में है। तो कैमरा बैकग्राउंड में है, उसके ठीक सामने मेरा देखिए यहाँ पर हैंड है ना, ये हाथ है, और हाथ के मेरे ठीक सामने क्या है, ये मार्कर है। तो मेरे ठीक सामने फोरग्राउंड है, और फोरग्राउंड के पीछे मिड ग्राउंड है, और मिड ग्राउंड के ठीक पीछे बैकग्राउंड है। ये तीन होना चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। तो वही यहाँ पर हो गया कि उस पार। अब उस पार का मतलब होता है, मान लो नदी के उस पार, सड़क के उस पार, तो उसके लिए हम लोग अक्रॉस यूज करते हैं, ACROSS, सड़क के उस पार। मान लो लिखा हुआ है कि सड़क के उस पार मंदिर है, तो क्या लिखेंगे, देयर इज द टेम्पल, या द टेम्पल इज देयर, द टेम्पल इज देयर अक्रॉस द रोड। एकदम सिंपली बोल देंगे, द टेम्पल इज देयर अक्रॉस द रोड। कहीं पर कोई चीज होता है, अगर स्टैब्लिश होता है, कहीं पर पहले से जमा होता, तो वहां पर हम देयर का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि क्या घर पर मम्मी है, क्या घर पर मम्मी है, तो क्या बोलेंगे, इज देयर द मदर एट होम। ठीक है, इज देयर द मदर एट होम, क्या घर पर मम्मी है,
क्या ऑफिस में पापा हैं? तो इज देयर द फादर एट ऑफिस। तो देयर का यूज कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर कोई चीज पहले से मौजूद होती है या वहां पर पहले से ही वो वहां पर स्टैब्लिश की होती है। तो द टेम्पल इज देयर अक्रॉस द रोड। अब उसी तरह से क्या करेंगे? द रिवर इज देयर अक्रॉस द कोई भी चीज कर सकते हैं हम लोग, सिटी कर सकते हैं या कोई जो नियर बाई एरिया होता है उसके उस पार, या बोल सकते हैं कि नदी के उस पार नाव है, नदी के उस पार नाव है। क्या होगा? नाव पहले बोलेंगे ना, द बोट इज देयर अक्रॉस द रिवर, इस तरह से होगा। और सड़क के उस पार मंदिर है तो द टेम्पल इज देयर अक्रॉस द रोड हो गया। अब अगला, पीछे, किसी चीज के पीछे, किसी चीज के पीछे के लिए हम लोग सिंपली बिहाइंड का यूज करते हैं। हर कार इज देयर, हर कार इज देयर, उसका कार है कहां पर? बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे उसकी कार है, तो हर कार इज देयर बिहाइंड द ट्री। अब ये हो गया पीछे के लिए। अब किसी चीज के नीचे कोई चीज होती है तो इसका कॉन्सेप्ट दो तरीके समझिएगा। अगर किसी चीज के कोई चीज नीचे होगी और वो टच नहीं करती है, मान लीजिए टेबल के नीचे आपकी मोबाइल है, टेबल के नीचे आपकी मोबाइल है, सरफेस पर ग्राउंड है ना, ये फ्लोर है, फ्लोर पर मोबाइल पड़ी हुई है, अब टेबल के नीचे मोबाइल है, ठीक है। तो टेबल और जो आपका ग्राउंड है, जमीन, टेबल और जमीन, ठीक है, जमीन पर क्या है? मोबाइल है, और टेबल उसके ऊपर है, टच नहीं कर रही है, यानी टेबल और ग्राउंड दोनों टच नहीं कर रहे हैं। जब दो चीजें टच नहीं कर रही होती है ना, और किसी चीज के नीचे कोई चीज होती है, देखिए यहाँ पर मेरा हाथ है ना, दो पाम है, अपर और लोअर, अपर पाम यहाँ पर है और लोअर पे क्या है हमारे? मार्कर है। तो मैं बोलूंगा कि मार्कर इज, ठीक है, अंडर द अपर पाम, मार्कर इज अंडर द अपर पाम, ऊपरी वाली हथेली के नीचे मार्कर है। अब अगर मैंने इसको टच कर दिया तो क्या हो जाएगा? द मार्कर इज बीनीथ द अपर पाम, द मार्कर इज बीनीथ द अपर पाम। क्यों बीनीथ बोला? बीनीथ माने भी नीचे होता है। बीनीथ का मतलब होता है जब दो सरफेस आपस में टच करती है। मान लीजिए तकिए के नीचे आपकी मोबाइल है, अब तकिया जो है वो बेड से टच कर रहा है ना, तो वहां पर नीचे के लिए, तकिए के नीचे के लिए आप लोग बीनीथ का यूज करेंगे, BENEATH। और अगर टच नहीं करता तो अंडर यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज नीचे पड़ी है और दो सरफेस के बीच में पड़ी है, टच नहीं कर रही है, ठीक है, नीचे वाली सरफेस पर तो है लेकिन ऊपर वाला सरफेस टच नहीं कर रहा है, तो ये अंडर है। अगर ऊपर का सरफेस भी अगर टच कर गया तो ये बीनीथ बोला जाएगा, ठीक है, कि इसके बीनीथ कोई चीज है। इसके अंडर कोई चीज तब बोला जाएगा जब ऊपर वाला सरफेस टच नहीं करेगा। अगर ऊपर वाला सरफेस नीचे टच कर गया तो बीनीथ द होगा, ठीक है। तो इसे देख लीजिए, टेबल के नीचे, द बुक इज अंडर द टेबल, द बुक इज अंडर द टेबल, इसका मतलब है कि टेबल के नीचे बुक है। और यहाँ पर माई नोटबुक इज बीनीथ द पिलो, मेरी नोटबुक पिलो के नीचे है, तकिए के नीचे है, क्योंकि तकिया जो है ना बेड से टच कर रहा है, उसके बीच में आपकी नोटबुक है, कॉपी आपकी है ना, तो वहां पर बीनीथ यूज होगा। तो अंडर और बीनीथ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं मे के लिए। मे के लिए दो सिचुएशन है, एक में कब होगा कि ऑलरेडी कहीं पर कोई चीज है तो में, और एक अगर कोई चीज मूविंग है तो उसमें इनटू का यूज होता है, ठीक है। जैसे देखिए, द टीचर इज इन द रूम, द टीचर इज इन द रूम, इसका मतलब अध्यापक कमरे में पहले से है, द टीचर इज इन द रूम। अब कहीं पर कोई चीज पहले से मौजूद है, पहले से ही मौजूद है तो इन लगेगा, क्योंकि मूव करके नहीं जा रही, कोई चीज मूव करके नहीं जा रही। अगर मूव करके कोई चीज अंदर आती है तो मे के लिए इनटू का यूज होगा। जैसे कि द टीचर केम इनटू द रूम, पहला है द टीचर इज इन द रूम, टीचर कमरे में है, और दूसरा है द टीचर केम इनटू द रूम, टीचर कमरे में आया। अब वो चल करके आया ना, मूव करके आया, तो इनटू का यूज कर देंगे। अगला इसी प्रकार पर के लिए देखिए, द कैट इज ऑन द बेड, कैट बेड पर है। अब पहले से ही पर है ना, पहले से बेड पर है, किसी सरफेस पर पहले कोई चीज पड़ी हुई तो ऑन द हो जाएगा। और अगर जंप करके मान लीजिए गई, या एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, प्लेसिंग हुई उसकी, तो वहां पर अपॉन का यूज होता है। जैसे द कैट इज अपॉन द बेड, द कैट जंप्ड होगा, यहाँ पर बिल्ली कूद गई, द कैट जंप्ड, द कैट जंप्ड यानी बिल्ली कूदी। अब कूदी अपॉन द बेड, बेड पर कूदी, ठीक है। द कैट जंप्ड अपॉन द बेड, क्योंकि वो बेड पर कूद करके आई ना, तो उसके लिए पर के लिए अपॉन का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। द फ्रॉग जंप्ड अपॉन द वॉल, दीवार पर कूदा, इस तरह से हो जाएगा। और ऑन का मतलब पहले से, जैसे इन और इनटू का कॉन्सेप्ट है, उसी प्रकार ऑन और अपॉन का है। इन होगा स्थिर दशा में, कोई चीज स्थिर है कहीं पर, और इनटू होगा मूविंग कंडीशन में, तो उसी प्रकार स्थिर दशा में ऑन का यूज होगा और मूविंग कंडीशन में अपॉन का यूज होगा।
तो ये बेसिक्स हैं, और भी मेरे पास में, लेकिन मैं एक वीडियो में इसको समेट नहीं पाऊंगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसके बाद वाला भी आप लोग जरूर देखिएगा। और सेंटेंस इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक बहुत जरूरी है। ये आ जाएगा तो आप आगे बहुत सारे सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं। और उसके आगे जो लेकर मैं आ रहा हूँ, लंबी है, कम से कम 100-150 की कम से कम एक सीरीज है, वो आप देखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होगा। नंबर 1 की चीज़ लेकर आ रहा हूँ, वो सेंटेंस बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान अपना देता है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों को शेयर भी जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।